हम लोग कल प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ रहे थे। प्रक्षेप गति में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, प्रक्षेप गति क्या होती है और उसके एग्जांपल्स। आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, यानी प्रक्षेप की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो कैसी होती है, जो हमने कल जानी थी कि परवलयाकार होती है ना। लेकिन वो पैराबोलिक होती है, यानी पैराबोलिक होती है, परवलयाकार होती है, ये चीज हमको प्रूव भी करनी है ना। तो आज हम उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इस बात को सिद्ध कैसे करेंगे, है ना। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ शेप पढ़ लेते हैं और उनके इक्वेशंस क्या होते हैं ये जान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये भी जरूरी है। प्रक्षेप हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो परवलयाकार पाथ होता है उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, कोई इक्वेशन निकालेंगे और वो पैराबोला की इक्वेशन आएगी तो हम कह देंगे प्रक्षेप का पथ क्या होता है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा। पहले कुछ शेप जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम सर्कल पढ़ते हैं, है ना, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर। और फिर अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल होता है 4ax, या फिर आपको ऐसे दिख सकता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, या फिर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण दिख सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख सकती है ना, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस तरह की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या फिर हम लिख सकते हैं बराबर वाई, या y बराबर आपको दिखाई दे सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप समझ जाइए कि क्या है, ये तीनों में से कोई इक्वेशन दिखेगी आप क्या है आपके लिए परवलय, शेप जो बनेगा इसका परवलय बनेगा। और भी हमने पढ़ा था, इलिप्स के बारे में जाना है ना। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल में कितना 1। ये शेप, ये इक्वेशन आएगी तो कौन सा शेप बनाएगी, दीर्घवृत्त बनाएगी। और बताओ, सरल रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है, रेखा का समीकरण क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y बराबर होता है एम एक्स प्लस, इतनी बातें आपको पता है। अब हमको परवलय सिद्ध करना है तो परवलय के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, है ना। हम डस्टर ढूंढा करते हैं अपना इसमें तो मिट जाता है ऐसे ही, है ना। इसको रखते हैं दूसरे पेज पे, देखते हैं। अब हमको पढ़ना है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे परवलय, क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे परवलय के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पैराबोला। ठीक, तो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y बराबर होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी, है ना, y इक्वल है। तो इसमें a और b और c के क्या मतलब है इनको भी जान लेते हैं फिर, है ना। तो a जो है, जो यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यानी a है, वो क्या बताता है, a की वैल्यू अगर 0 हो जाए, देखो जरा इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 रख दें, इफ a इक्वल क्या कर दें हम 0, तो बताओ जरा a इक्वल 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या बनेगा, आप बताओ। ये बन जाएगा y इक्वल हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस सी, कुछ एम एक्स प्लस सी जैसा आपको दिख रहा होगा। क्या इसकी तुलना हम एम एक्स प्लस सी से कर सकते हैं? अगर ये एम एक्स प्लस सी हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि ये किसकी इक्वेशन, सरल रेखा की इक्वेशन है कि नहीं है। तो अगर ए सी में 0 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं कि ए की वैल्यू अगर बड़ी होगी 0 से, ए की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से। एक केस ये होता है हमारा, दूसरा केस क्या है, ए की वैल्यू छोटी हो 0 से, है ना। तो ए की वैल्यू बड़ी होगी और छोटी होगी तो क्या होगा ये भी जान लेते हैं। फिर एक केस ये बनता है कि ए का परिमाण अगर ज्यादा है तो क्या होगा, और ए का परिमाण अगर कम है तो क्या होगा। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का क्या है कॉफिशिएंट, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू 0 से क्या है छोटी, ए की वैल्यू क्या है 0 से छोटी, तो पैराबोला जो हमारा बनेगा, ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी, तो पैराबोला जो बनेगा उसका उसका जो मतलब वो ओपन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ ओपन होगा। कैसे, इस तरह से। जैसे मान लीजिए पैराबोला हम बनाएंगे, ये देखो नीचे की तरफ खुला हुआ है ना, इधर तो क्लोज है, ये ओपन है ना इस साइड, ये इसके दो एंड हो गए, तो ये ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। अगर ए की वैल्यू क्या है 0 है, 0 से कम है, सॉरी 0 से कम है, तो क्या बनेगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा। हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 से कम है, यानी 0 से कम क्या होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव तो क्या बनेगा, पैराबोला जो बनेगा उस नीचे की तरफ ओपन बनेगा ना।
नीचे की ओर ओपन होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओपन क्लोज समझ रहे हो ना? ओपन का मतलब ये चीज जो है वो नीचे आएगी। अगर इसी का उल्टा ए की वैल्यू ग्रेट लेस हुई किससे, जीरो, ए की वैल्यू, ये हमने उल्टा लिख दिया ना, उल्टा हो गया ना, यहाँ लिखना चाहिए इसको। अगर ए की वैल्यू जीरो से क्या है, कम है यानी निगेटिव है, तो क्या होगा, नीचे की ओर ओपन होगा। पैराबोला जो है हमारा क्या होगा, नीचे की ओर ओपन होगा। अगर पैराबोला में ए जो है यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, बड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा वो चीज, ऊपर की तो ओर, मतलब ये ऐसे बनेगा, ऐसे ये परवलय हमारा जो है वो इस तरह का बनेगा, है ना। ये वाला परवलय कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये वाला ए की वैल्यू अगर ग्रेटर है जीरो से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पैराबोला यानी परवलय ऊपर की ओर क्या होगा, ओपन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगर ए का परिमाण जो है वो बड़ा हुआ, जैसे एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए ए का परिमाण हम मान लेते हैं यहाँ पर कि मॉड ऑफ ए जो है वो कितना है, मॉड ऑफ ए लगाया मतलब उसमें प्लस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं, यानी मॉड ऑफ ए का मतलब उसका जो परिमाण है, उसकी जो वैल्यू है, अगर वो मान लीजिए 5 है एक केस में, और दूसरे केस में हम मान लेते हैं अगर वो वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए हमारा कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। कौन छोटा है, 1/5 की 5, है ना। तो अगर ए का परिमाण ज्यादा, ए का परिमाण क्या है, ज्यादा, तो पैराबोला सकरा होगा। ये क्या बनेगा, सकरा, यानी नैरो हम लिख सकते हैं, यानी ये सकरा, इसका शेप जो होगा वो सकरा होगा, सकरा। ठीक, सकरा कैसे, जैसे हम जानते हैं कि एक पैराबोला हमारा ऐसे भी हो सकता है ना, एक पैराबोला हमारा ऐसे भी हो सकता है ना। तो आप ये बात समझ गए ना, सकरा कब बनेगा, जब ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, पैराबोला का जो शेप है वो कम वाइड रहेगा। ठीक, अगर ये चीज जो है छोटी वैल्यू उसकी बनी, यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यानी ए है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए ही होता है, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए। तो अगर ए की वैल्यू छोटी आई तो मतलब पैराबोला जो बनेगा वो क्या बनेगा, वाइड बनेगा। वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा यानी वाइड बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, और भी चीजें समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक बी है, इसमें बी एक्स आ रहा है, यानी एक्स का कॉफिशिएंट, ए तो किसका कॉफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी है। तो बी से क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं, बी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक्स का कॉफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक, जो कि क्या है, बी। बी क्या होगा, बी जो है वो शिफ्टिंग को बताता है कि पैराबोला जो है उसकी सिमेट्री कैसी, कहने का मतलब यह है कि पैराबोला किधर शिफ्ट हो रहा है। जैसे बी का मान मान लीजिए कितना है, तुमसे कह देते हैं मान लो कि बी का मान जो है वो कितना है, 4 है, एक केस में मान लेते हैं, और दूसरा मान लेते हैं कि बी का मान कितना है, -4 है। पहले माइनस वाले की बात कर लेते हैं। माइनस में ये शेप आपको बनेगा इस तरह से, यानी ऐसे, बात समझे, किसकी तरफ शिफ्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए बी का मान क्या है, प्लस का है, इसके लिए बात करें तो कैसे शिफ्ट होगा फिर हमारा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, है ना, इधर शिफ्ट होगा। बात समझ में आई? तो ये होता है। उसके बाद अगर सी की वैल्यू जाने, सी क्या होता है, सी हमारा होता है इंटरसेप्शन पॉइंट। क्या होता है, यानी सी ये बताएगा कि वाई एक्सिस को पैराबोला कहां पर किस पॉइंट पे काटेगा, वाई एक्स को पैराबोला जो है वो किस पॉइंट पर काटेगा, किस बिंदु पे काटेगा, वो सी होता है हमारा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सी की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 2 है, सी की वैल्यू क्या है, 2, तो पैराबोला जो है वाई एक्सिस को कहां काटेगा, 2 पे काटेगा। या हम ऐसे बना ले इसको, तो ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके, ये x कॉमा y लिखते हैं हम, x कितना है यहाँ पर 0, कॉमा क्या हो जाएगा 2, यानी पैराबोला जो काट रहा है y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, इसको बोलेंगे, हाँ। बात समझ में आई आपको? तो ये सब थोड़ा पैराबोला का ओवरव्यू आपको दे दिया है हमने कि a से क्या समझोगे आप, b से क्या समझोगे, c से क्या समझोगे। अगर इसी में अगर ये टर्म 0 हो गया, समझ लो आप ये टर्म 0 हो गया, तो ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, सरल लेखक। अभी ये आपसे हम पूछेंगे भी, जब हम इसको डिराइव करेंगे, पैराबोला के इक्वेशन को डिराइव करेंगे, तो ये चीज आपसे पूछेंगे हम कि अगर ये वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आपको बताना होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने डेरिवेशन की तरफ, जिस जहां पे हमको प्रूव करना है कि हमको सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलय का। तो या तो हमको ये प्रूव करना होगा, कहां गई हमारी इक्वेशन, ये
कि वाई स्क्वायर 4ax का फॉर्म आना चाहिए, या तो क्या जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये सब कहाँ से बने, ये यहीं से बने, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी से ये बना, इसी से ये बना है, इसी के स्पेशल केसेस होंगे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब हमको इस तरह की कुछ इक्वेशन अगर दिख गई तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रक्षेप का पथ क्या है, परवलयाकार। अब उधर बढ़ते हैं, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है उस साइड, ठीक। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, एक पेज और ऐड करते हैं इसको। तो मान लेते हैं किसी प्रक्षेप को आपने फेंका, प्रक्षेप किसको बोलेंगे, जिस चीज को हम फेंक रहे हैं, या उस पिंड को बोलेंगे जो क्या कर रहा है, प्रक्षेप गति कर रहा है, उसको बोलेंगे प्रक्षेप, ठीक है। फिर प्रक्षेप पथ किसको बोलेंगे, जिस रास्ते से होके वो जा रहा है, ठीक। तो मान लीजिए कोई प्रक्षेप है, कोई है, आपने कोई पत्थर फेंका या कुछ फेंका, जो कि आपने यू वेलोसिटी उसको दे दी, इस डायरेक्शन में थीटा थीटा कोण पर आपने किसी चीज को प्रक्षेपित कर दिया। बात समझ में आ रही? तो हम जानते हैं कि ये जाकर के इस तरह से इसका पाथ ऐसे जाकर के ये ऐसे गिर जाता है, होता है कि नहीं ऐसे? अच्छा, थोड़ा फिगर इसका ठीक से बना लेते हैं, बड़ा करके थोड़ा सा। तो अगर मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यही है ना, इससे मान लीजिए आपने कितने कोण पे इसको प्रक्षेपित किया, और मान लेते हैं इसका प्रारंभिक वेग जो था वो कितना था, u, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी। कितना कर लिया आपने? अब हम जानते हैं u को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, अभी हमने वेक्टर वियोजन डिटेल में पढ़ा है। दो कंपोनेंट उसके बना सकते हैं, u cos थीटा, u sin थीटा। हमने इसको आसान बनाने के लिए आपको बताया था, जिसके साथ थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, यानी अगर u का हम ये वाला कंपोनेंट बनाएंगे थीटा के साथ वाला, तो ये बन जाएगा हमारा u cos। ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा हमारा u। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं इस पे, मान लेते हैं ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। मान लेते क्या पॉइंट है, P। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, क्योंकि भाई आप जानते हो प्रक्षेप गति में क्या होता है, एक मोशन हमारी x डायरेक्शन में हम देखते हैं, एक y डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कण जो है वो x में भी कुछ चल रहा है और y में भी कुछ चल रहा है ना। जब भी प्लेन में मोशन होती है ऐसे तो होती है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं क्या है, x, y। क्लियर है? x, y है का मतलब, इसको अगर ओरिजिन समझे, हम मूल बिंदु समझे ओ, तो अगर हम बात करें कि x में ये चीज कितनी चली है, तो आप बोलोगे x चली, तभी तो x बना। अगर y में आपसे पूछें कितना है तो क्या बताओगे आप, y हो जाएगा। y का मतलब है कि जैसे हम यहाँ से बना लें तो ये डिस्टेंस हमारी y हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इतनी बात आई आपको समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं कि जो प्रक्षेप गति में, ये भी कल आपको बता दिए थे हम, कि प्रक्षेप गति में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, यानी क्षैतिज दिशा जो होती है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है ना, वेलोसिटी को सपोर्ट करने वाला या अपोज करने वाला कोई एक्सेलरेशन नहीं। जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है, कि कोई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पर इस इनिशियल पॉइंट पे u cos थीटा है, तो क्या यहाँ पर भी u cos थीटा नहीं होगी, यहाँ पर u cos थीटा, यहाँ पर, यानी पूरी ट्रेजेक्टरी पर, पूरे पाथ पर इसका जो क्षैतिज वेग होगा वो क्या होगा, u cos। एक बदलेगा लेकिन, है ना, कौन सा वाला, u sin थीटा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रही है ना, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, इसमें g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। बोलो। अच्छा, तो हम कह सकते हैं u cos थीटा। अगर हम यहाँ पर x और y डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर करें, जैसे हम कह दिए कि मान लीजिए x डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमने लिख दिया y डायरेक्शन, x और y डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन की पहले बात कर लें कि बताओ एक्सेलरेशन किधर क्या है, तो हम ax अगर पूछे आपसे तो ax कितना आप बताओगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन, इसको हमको प्रारंभिक वेग लिखना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ux लिख देंगे, है ना, क्या लिख देंगे, ux लिख देंगे। यहाँ से हटा दिया इसको हमने और यहाँ लिख दिया क्या, ux। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, x मतलब x डायरेक्शन थी,
क्लियर है? एक तो ये नोट कर लेंगे। इसी तरह इधर क्या लिख लेंगे हम, ए वाई का मतलब एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और यू एक्स का और यू वाई का मतलब यू वाई क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। सबकी वैल्यू जरा लिख लें हम। जैसे हमने ए एक्स कहा, यानी एक्स डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है कितना है, 0 है। हमको पता है 0, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी नियत है, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। यहाँ पूछें तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे माइनस जी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जी। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि बताओ प्रारंभिक वेग एक्स डायरेक्शन वाला क्या है, तो आप कहोगे यू कॉस थीटा, आपने बोला। अगर हम पूछे प्रारंभिक वेग बताओ वाई डायरेक्शन का, तो यू साइन थीटा। बात समझ में आई? अगर हम एक्स डायरेक्शन वाली मोशन देखें तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये स्पीड कहां से कहां तक हम मोशन को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट से, यानी 0 से पी तक। तो सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी यहां से लिख के यहां तक की मोशन को अगर हम देखें तो एक्स डायरेक्शन में हम कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन वाली जो प्रारंभिक वेग है, एक्स डायरेक्शन का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 जो यू कॉस थीटा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स हो जाएगी। क्लियर है? दूरी का मतलब हमको कहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, आप समझ जाइएगा उसको कि दूरी डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है ना। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में एक तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस, वो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम दूसरा इक्वेशन यूज कर लें, है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी। लगा दीजिए आप, एस इक्वल होता है यूटी प्लस का। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें इसके अकॉर्डिंग लिखें तो हम कहेंगे एस एक्स डायरेक्शन का तो एस एक्स हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा यू, यू भी तो एक्स डायरेक्शन मान लेंगे। फिर टी का मतलब समझ लेंगे, मान लीजिए आप यहाँ से ओ से शुरू करते हो पी तक कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम कितना है, टाइम को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ तक टाइम कितना लगा टी, इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया कहां से कहां तक, ओ से लेकर के पी तक जाने में लगा हुआ समय कितना है। क्लियर है बात? अच्छा, तो टी ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, ए की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का जी। अच्छा, एक्स डायरेक्शन है तो हाँ 0 हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही है। एक्स डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा बन जाएगा एस एक्स इक्वल, यू की वैल्यू रख दो ना, इसकी भी वैल्यू रख दो, एस एक्स की वैल्यू कितनी है, एस एक्स मतलब एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का, तो यहां से यहां तक जाने में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स के बराबर हुआ, तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे एक्स इक्वल यू एक्स, एक्स डायरेक्शन वाला प्रारंभिक वेग, तो हमने यहाँ से प्रारंभ किया था, एक्स डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग था यू कॉस थीटा, तो हम यहाँ रख देंगे यू कॉस थीटा। उसके बाद टी, तो टी ही रहेगा, सही है। अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? अभी इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, अभी लिखे रहते हैं। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे हम, अब हम वाई डायरेक्शन वाली मोशन को देखेंगे, देखेंगे नहीं? आइए देखते हैं वाई डायरेक्शन की मोशन को, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वाई दिशा में, वाई दिशा में आपको पता है, वाई दिशा का एक्सेलरेशन आपको पता है, वाई दिशा में इनिशियल स्पीड जो है वो मतलब वेलोसिटी जो है वो आपको पता है, यू साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर वाई दिशा में भी इसी को लगाएं तो ये हम लिखेंगे एस वाई इक्वल यू वाई टी, फिर प्लस का हाफ जी की वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू जी के बराबर हो, क्योंकि आप जानते हो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर, और उसका परिमाण कितना है जी, तो हम क्या है, हम माइनस जी लिख सकते हैं। उसके बाद टी स्क्वायर, सबकी वैल्यू आई रख देते हैं। एस वाई की वैल्यू क्या है, हम यहां से यहां तक देख रहे हैं, ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक देख रहे हैं, तो पी पॉइंट तक कितना डिस्प्लेस हुआ है, भाई वाई में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वाई हुई है, और एक्स में डिस्प्लेसमेंट पूछे तो, है ना, तो हम एस वाई क्या लिखें, सीधे वाई लिखना चाहिए हमको, कलर ही खत्म हो गए सारे, तो वाई हमने यहाँ पर लिख लिया इक्वल, ये दिख नहीं रहा ना,
कोई और लेते हैं, कौन सा कलर लें बताओ? ये कलर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? y, तो y इक्वल हमने लिख दिया u y, u y मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है? u sin थीटा हमने लिख लिया। उसके बाद t की वैल्यू अभी रख देंगे, है ना? t की वैल्यू तो हमको पता ही है भाई, टाइम तो सेम ही रहेगा, जितने समय में वो x दूरी चला है उतने समय में टाइम तो सेम रहेगा ना। कहने का मतलब है यहाँ पर हम t ही लिख सकते हैं इसको। उसके बाद माइनस का हो जाएगा 1/2, g की वैल्यू g ही है और t स्क्वायर। आइए अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू रखने पर, है ना? हम लिखेंगे यहाँ t का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, रखने पर क्या बनेगी इक्वेशन? y इक्वल बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा? u, अच्छा u sin थीटा, तो u sin थीटा ही है। हाँ, अब हम रख रहे हैं t की वैल्यू, t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, उठा के यहाँ रख दो x अपॉन, ये बात समझ में आई आपको? फिर माइनस का 1/2, g की वैल्यू बताओ, g की वैल्यू g ही है, t स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, है ना? x अपॉन यू cos थीटा का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखे थोड़ा सा, इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा कर लीजिए, यू स्क्वायर cos स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब जगह बची नहीं है तो यहाँ हम कोशिश करेंगे इधर लिख लें, यहाँ से हमने इसको, अच्छा जरा इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखो u से u कैंसिल हो रहा है हमारा, u से u क्या है? खत्म है, तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा यहाँ से? tan, तो हम y इक्वल अगर हम लिखना चाहें तो y इक्वल हम लिख सकते हैं tan थीटा x या x tan थीटा, x tan थीटा। उसके बाद माइनस का 1/2 ऊपर जी, इधर नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है, इसको नीचे लिखे दे रहे हैं, समझ जाओगे ना आप लोग? x tan थीटा है, चलो पूरा ही नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ से लिखा कि y की वैल्यू आई है हमारी x tan थीटा, और क्या आया है? माइनस का 1/2 g, फिर एक्स स्क्वायर को अलग रखते हैं, है ना? पहले पूरा लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और सही से लिखना चाहते हैं क्योंकि स्टेप बच जाए आपके, क्योंकि जगह नहीं बची है, इसको नेक्स्ट पेज में नहीं ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर को अलग कर दो, बाकी सब लिखो जरा, 1/2 क्या हो जाएगा आगे? जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस, ये बात आई समझ में आपको? अच्छा, उसके बाद इनटू में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखो इसको जरा, y इक्वल लिखा हुआ है, एक तो x का x के साथ है, यानी bx वाला फॉर्म समझो आप, है ना? देखो यहाँ लिखा है ax स्क्वायर, ये पूरा a, ये जितना आपको दिख रहा है माइनस का 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा a की वैल्यू अगर माने हम तो ये पूरा a लिखा है, साथ में x स्क्वायर लिखा है, ax स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या आ रहा है? bx, क्या आ रहा है? bx आ रहा है, bx b का मान क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना? कुछ फॉर्म लग रहा है इसको, ax स्क्वायर प्लस bx का फॉर्म लग रहा है? अब a की वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू हमने बोला था निगेटिव हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है ना? अभी हम इसको समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे वाले समझ लेते हैं, फिर आप लिखिएगा, ठीक है? अभी हमारी इक्वेशन मिल गई हमको, y इक्वल x tan थीटा माइनस का 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज आ गया हमारे पास। याद है आपको? क्या हमको तो नहीं याद है। y इक्वल क्या होता है बताओ? x tan, सही में नहीं याद है क्या? x tan थीटा माइनस का ये आया था 1/2, इधर आया था g अपॉन, इतना नहीं चिल्लाना है इतना चिल्लाने की जरूरत, अरे क्या हो गया? इनटू में क्या हो गया हमारा? इसको हमने पूरा ब्रैकेट में कर लिया, यहाँ लिख दिया क्या? एक्स स्क्वायर। अच्छा हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, याद है? याद है कि खत्म हो गया? हमने पढ़ा था ये फॉर्म होती है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, C0 हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी सी है। C0 का मतलब कि वो y एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, यही तो बात हुई। अभी बताया था C क्या है?
सी ये बताता है कि y पे इंटरसेप्शन पॉइंट क्या है ना, कि y पे कितनी वैल्यू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कितनी वैल्यू पे काट रहा है पैराबोला हमारा y को, है ना। तो नहीं, इसमें वैल्यू नहीं आई, सी की वैल्यू 0 है, तो कहने का मतलब क्या कि ये जो पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला ही तो लिखा है पूरा, तो ये जो पैराबोला बनना है इसमें सी का टर्म नहीं मिल रहा है। अगर सी का टर्म नहीं मिल रहा तो क्या सी जो है, क्यों हंस रहे भाई सी जो है वो 0 है, इसका मतलब कि पैराबोला जो है वाई एक्सिस को नहीं काटेगा, बिल्कुल सही। तो ठीक है, अब बाकी के टर्म मिल रहे हैं हमको, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर ये देखो लिखा है माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में हो सकता है, बताओ। तो ए की वैल्यू ये पूरी लिखी है, साथ में एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, इधर का बी हो जाएगा tan थीटा के बराबर और एक्स लिखा है, ये बात क्लियर हुई। कहने का मतलब ये ऐसा ऐसा पैराबोला है जो कि वाई एक्सिस को काटता नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। और आइए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। हमने यहाँ पर लिख लिया ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है हमारी माइनस का 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर, ये आया कि नहीं आया, अच्छा ठीक है। बी की वैल्यू क्या आई यहाँ से tan थीटा आई। अच्छा, यहाँ से ये चीज प्रूव हो जाती है कि हमारा जो ये है एक्स और वाई जो पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, पैराबोला पे स्थित है ना। हम यही लिखते हैं कि क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वो कैसा होता है। वहां तो हमारा खत्म हो गई बात, है ना। अब आगे थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पूरा समझना है, नहीं समझना यहीं करके छुट्टी कर दें, नहीं छुट्टी नहीं करनी है, समझना है पूरा। तो ए की वैल्यू आई माइनस का 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बी की वैल्यू आई tan थीटा। हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि ए की वैल्यू अगर 0 हो जाए, सोचो जरा इसमें ए की वैल्यू 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए, तो क्या बनेगा इक्वेशन, ये बनेगा y बराबर x tan थीटा और माइनस का ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू ये पूरी है, ये पूरी वैल्यू अगर 0 बनी तो कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर के साथ है गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा केवल टर्म x बराबर y बराबर x tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगी। लेकिन हम अगर यहाँ पर पूछें कि जी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, बताओ ग्रेविटी ही ना हो, गुरुत्वाकर्षण त्वरण ही ना हो, गुरुत्वीय त्वरण ही ना हो, तो क्या हो जाएगा, तो क्या प्रक्षेप गति हो पाएगी, इस चीज को आप फील कर पा रहे हो कि नहीं, कि अगर जी की वैल्यू 0 हो जाए, इसी में थोड़ा पीछे चलते हैं हल्का सा, हाँ यहीं पे, अगर यहाँ पर ग्रेविटी काम ना करे तो क्या मतलब हो जाएगा, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 होने पे ये मोशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब फिर आपने इस डायरेक्शन में फेंका था, ये इस डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मोशन करेगा कि नहीं। ओके, और जैसा आपको पैराबोला बन रहा था, यानी ये आपकी ये मोशन हो रही थी, तो ये मोशन ना होके ऐसे मोशन होगी, आप सीधे चले जाएगा इस, तो इसको गिरा कौन रहा नीचे, गुरुत्वीय त्वरण गिरा रहा है ना, या गुरुत्वाकर्षण बल गिरा रहा है। तो कहने का मतलब जो प्रक्षेप गति करवा कौन रहा है, गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती है, समझ में आया अब आपको। अच्छा, यहाँ पर आगे थोड़ा सा और देखते हैं, कहाँ गया, यही है, अच्छा ठीक। यहाँ पर अगर हम कहते हैं जी की वैल्यू 0, इफ अगर हम कहते हैं यहाँ से इफ जी इक्वल क्या हो जाए 0, मान लेते हैं थोड़ा सा, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, y इक्वल बनेगा x tan थीटा बनेगा। x tan थीटा का मतलब ये कैसा बन रहा है, mx प्लस c, सरल रेखा वाला समीकरण, भाई m की वैल्यू tan थीटा है और इनटू क्या हो जाएगा x, क्लियर है। ये बन रहा है y बराबर mx प्लस c होता है, c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, तो c इसमें भी 0 हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में भी c क्या हो सकता है 0, ठीक। तो यहाँ पर ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, लाइन, किसकी आ जाएगी, लाइन यानी सरल रेखा की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। तो ये पैराबोलिक मोशन ना होकर के कैसा होने लगेगा, फिर हम कह देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाए। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई जी की वैल्यू 0 हो जाए, तो जी की वैल्यू 0 तो ये टर्म पूरा 0, ये टर्म पूरा 0, तो कहने का मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, ये बात आपको समझ में आ गई है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू, आप यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ए की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव आ रही, नेगेटिव मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, चलो पीछे चलते हैं, कहाँ गया ये नेगेटिव, वेयर इज ए नेगेटिव, अच्छा ए इज लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 का मतलब वैल्यू क्या, नेगेटिव, तो ये पैराबोला किधर ओपन होगा, नीचे, यानी इनके दो एंड बनेंगे, ये वाले ये ऐसे बनेंगे ना, यानी पैराबोला हमारा ऐसे बनेगा, शेप भी बनाया था देखो,
बनाया था। तो ये वाला जो इक्वेशन आया है वो ये प्रूव करता है कि जो पैराबोला बनेगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा। नीचे की तरफ क्या होगा, यानी प्रक्षेप गति में जो आप किसी चीज को प्रक्षेपित करोगे, कहाँ गया वो, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि पैराबोला इसको हम लिख सकते हैं यहां से डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। समझ में आई बात? पैराबोला यानी नीचे की तरफ ओपन होगा। नीचे की तरफ ओपन क्या एक्स एक्सिस को काट रहा था? नहीं काट रहा था, यानी ये क्वेश्चन जो आई उसके अकॉर्डिंग पैराबोला बनेगा इस तरह से। बात समझ में आई? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब ए की वैल्यू का परिमाण का मतलब, जैसे तीसरी चीज अगर हम यहाँ समझें कि ए का परिमाण का मतलब, जैसे ए का परिमाण यहाँ पर क्या है, 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, तो इसका परिमाण की बात करेंगे तो इसका परिमाण हो जाएगा 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। परिमाण क्या चीज बताता है ये बताए थे आपको, फिर चलते हैं वहीं पे। परिमाण क्या बताता है, जहां मॉड ऑफ ए लिखा था हमने, ये परिमाण अगर ज्यादा तो पैराबोला कैसा, सकरा। सकरा समझ रहे हो ना? सकरा का मतलब ये है कि यही पैराबोला हमारा फिर ऐसे बनता, ऐसे, ये सकरा पैराबोला हो गया। चौड़ा का मतलब क्या है, चौड़ा का मतलब ये चीज यहां से ऐसे, यानी इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये सकरा है, नैरो है। क्लियर है बात? अच्छा, तो यहाँ पर आपको जी की वैल्यू क्या महसूस हो रही, जी की वैल्यू बड़ी बनेगी छोटी बनेगी? जी की वैल्यू मान लो पृथ्वी की सतह पर, सुनो पहले, पृथ्वी की सतह पर जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है ना, या अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 10। नीचे देखो 2 है ना, 2 भी है नीचे, जितना आएगा इससे पूरा 2 से गुणा होगा। यू स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी दोगे आप, 15 20 25 मान लीजिए, जैसे आपने नॉर्मल फेंकते हो, है ना, किसी पत्थर को फेंका। और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस में वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस में वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, कॉस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रेंज है कॉस की, -1 to +1, -1 से +1 के बीच ही होगी भाई, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, तो आप जानते हो कि ये वैल्यू जो बनेगी, ए का जो परिमाण बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, क्योंकि आप जैसे नॉर्मल फेंकते हो, आप नॉर्मल फेंकोगे कितनी कम स्पीड से फेंकोगे, मान लीजिए 10 की स्पीड से आपने फेंका, आप साइकिल से आते हो तो 20 25 की स्पीड से आते होगे, तेज चलाते होगे, है ना। तो आप समझो कि पत्थर को क्या ऐसे गिराना है क्या आपको, आप कुछ भी फेंकते होगे तो 10 की स्पीड 15 की स्पीड रखते होगे कि नहीं रखते हो। तो कहने का मतलब यू की वैल्यू आप जो है मान लो 10 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं 10, और जी की वैल्यू ऊपर 10 आएगी, ठीक है। यहाँ पर यू का मान आपने 10 माना, 10 का स्क्वायर करो, 100 आया, 100 का 2 गुना करो, 200 आया। मान लो ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, मान लो -1 से +1 है ना, तो मान लेते हैं कॉस की वैल्यू कुछ भी आपने ली, उसकी वैल्यू मान लो 1 से छोटी ही बनी, तो छोटी बनी तो भी आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए पूरा कितना बना था, 200 बना था, 200 मान लो कॉस की वैल्यू 0.5 है, कितना हो जाएगा फिर, कितना हो जाएगा, अरे 0.5 मतलब इसका आधा, 100 बनेगा, 100, तो 100 बड़ी वैल्यू है कि छोटी, बड़ी वैल्यू है, 100 तो बड़ी वैल्यू है भाई, 100 बड़ी वैल्यू का मतलब नीचे बन गई बड़ी वैल्यू, ऊपर बनी छोटी वैल्यू, ऊपर तो 10 ही लिखा केवल, तो बना कितना 1/10। तो ये छोटा है, इसलिए इसे हम लोग जो नॉर्मल शेप करते हैं उसका वो वाइड होता है, चौड़ा होता है कि वो सकरा होता है, चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू पूरी जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, कम बनी, कम ही तो बनेगी भाई, ऊपर रखोगे 10 नीचे रखोगे 100, कितना आएगा 1/10। 1/10 का मतलब क्या, छोटी वैल्यू, एक से छोटा है ना, तो एक से अगर छोटा है तो कहने का मतलब हम प्रक्षेपित करते हैं 10 की स्पीड से, मान लो प्रक्षेपित किए है ना, अगर एंगल यही सब रहे, तो कहने का मतलब कि वो चीज जो है, ए का परिमाण जो है वो क्या बनेगा, ए का परिमाण जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेस बनेगा, छोटा बनेगा। छोटा बनेगा मतलब क्या, पैराबोला कैसा होगा, वाइड होगा। चौड़ा का मतलब इस तरह से, इधर से आप फेंकोगे ऐसे जाएगा चौड़ा। अगर मान लीजिए बाई चांस ये वैल्यू अगर कम बनती है, ए की वैल्यू ज्यादा थी तो ये हुआ, ए की वैल्यू मान लीजिए कम है तो सकरा, फिर नैरो हो जाएगा। फिर नैरो का मतलब यहाँ से शुरू करेगा ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, ये भी पैराबोला है। क्या बात आपको समझ में आई? ये पैराबोला क्लियर हो गया ना आपको? तो ये डेरिवेशन आप लिख लीजिए, इसको आप कर लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? क्लियर है ना सब?